नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय रहेगा गद्य साहित्यों के शिरोमणि विद्वानों के ऊपर, उनकी रचनाएं और उनके जीवन संदर्भ के ऊपर। तो विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको ये बहुमूल्य लगे, अच्छी लगे, तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज गद्यों के शिरोमणि विद्वानों के ऊपर परीक्षापयोगी प्रश्नों का संग्रह। सबसे पहले गद्य साहित्य में हम बात करेंगे महाकवि दंडी की, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गद्य साहित्य के बारे में आपसे बताना चाहूंगा कि गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। गद्यों के बिना जो साहित्य का उत्कर्ष है वह अधूरा है, फीका है, इसलिए गद्य कविनाम निकषम वदन्ति। वास्तव में जो गद्य साहित्य है वही कवि की कसौटी कही गई है। तो महाकवि दंडी और सुबंधु तथा महाकवि जो बाणभट्ट हुए हैं वो गद्य साहित्य के शिरोमणि विद्वान माने जाते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष इन तीनों के जीवन परिचय और इनकी जो रचनाएं हैं उनसे परीक्षा में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो बात करेंगे सबसे पहले महाकवि दंडी। महाकवि दंडी का जो समय है वह 6वीं शताब्दी में माना जाता है। इनके पिता का नाम वेदत कहा जाता है और इनकी माता गौरी थी। और यह भी कहा जाता है कि महाकवि दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। तो अब बात करते हैं महाकवि दंडी की रचनाओं की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाकवि दंडी की प्रमुख रूप से केवल 3 रचनाएं मानी जाती हैं। नोट कर लीजिएगा, महाकवि दंडी की प्रमुख रचनाएं केवल 3 मानी जाती हैं, जिसमें से दश कुमार चरित है, आपके अवंती सुंदरी कथा है और काव्यादर्श है। ये रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रमुख भी मानी जाती है। इसके साथ साथ इनका छंदोविचिति और कला परिच्छेद भी 2 अन्य जो ग्रंथ है वह भी महाकवि का ही माना जाता है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर आज हल्का सा दश कुमार चरित के ऊपर कि दश कुमार चरित की कथा वस्तु क्या है। इसमें से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दश कुमार चरित है उसमें सबसे पहले तो 14 उच्छ्वास है और उन 14 उच्छ्वासों को 3 भागों में बांटा गया है। नोट कर लीजिएगा, दश कुमार चरित में सामान्य तौर पर 14 उच्छ्वास है, जिसमें इन 14 को तीनों भागों में बांटा गया है। वो कैसे? सबसे पहले है पूर्व पीठिका। नोट कीजिएगा, पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका में है आपके 5 उच्छ्वास और जो मूल पीठिका है उसमें है आपके 8 उच्छ्वास। नोट कीजिएगा एक बार फिर से, पूर्व पीठिका में 5, मूल में 8 और उत्तर में 1 उच्छ्वास है। इस प्रकार से दश कुमार चरित में 14 उच्छ्वास है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दश कुमार चरित में कितने उच्छ्वास है तो इसमें मुख्य रूप से केवल 8 उच्छ्वास माने जाते हैं। इसका जो मूल भाग है 8 उच्छ्वासों वाला वही दश कुमार चरित का दंडी के द्वारा प्रमुख माना जाता है। तो दश कुमार चरित में सामान्य रूप से तो 14 उच्छ्वास है, लेकिन प्रमुख जो है वह केवल इसमें 8 उच्छ्वास वर्णित है। फिर बात करते हैं कि जो महाकवि दंडी है उनके संबंध में
जो मथुरा विजयकार गंगा देवी जी है, उन्होंने इनको सरस्वती का मणि दर्पण कहा है। नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि महाकवि दंडी को सरस्वती का मणि दर्पण किसने कहा है, तो गंगा देवी ने इनको सरस्वती का मणि दर्पण कहा है। और राजशेखर ने कहा है दंडी के संबंध में कि त्रयो अग्नयः त्रयो देवाः त्रयो वेदाः त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विष्टिताः। ये राजशेखर ने दंडी के संबंध में कहा है। अब बात करते हैं आगे सबंधु की। तो द्वितीय जो शिरोमणि गद्यकार है उसमें सबंधु का नाम बड़े हर्षोल्लास से लिया जाता है। सबंधु का समय भी 6वीं शताब्दी में माना जाता है और इनके जो एकमात्र कृति वासवदत्ता है उसमें गौड़ी रीति का उल्लेख मिलता है। और ये जो वासवदत्ता, नोट कीजिएगा, इनकी रचना है, यह एक कथा साहित्य का ग्रंथ है। इस बात को नोट कीजिएगा कि वासवदत्ता केवल मात्र एक कथा साहित्यिक ग्रंथ है। फिर सबंधु के संबंध में कहा जाता है कि प्रत्यक्षर श्लेषमय, कि जो महाकवि सबंधु है उनकी जो रचना वासवदत्ता है यह श्लेष अलंकार से वर्णित है। प्रत्यक्षर श्लेषमय, प्रत्येक जो अक्षर इन्होंने अपनी ग्रंथ में निबद्ध किया है वह श्लेष युक्त है। जिस प्रकार से सबंधु का प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से महाकवि दंडी का दंडिनः पद लालित्यम जाना जाता है, या यूं कह लीजिए कि महाकवि दंडी पदलालित्यों में शिरोमणि माने जाते हैं। तो इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे आगे बाणभट्ट की। बाणभट्ट का जो परिचय है, इनकी जो रचनाएं हैं, इसमें से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से आप यहां पर प्रश्न संग्रह को देखना। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि महाकवि जो बाणभट्ट है वह संस्कृत साहित्य जगत के ऐसे कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं, जिनका जीवन परिचय जो है, इसके संबंध में जो भी प्रमाण है वह काफी हद तक जो है बिल्कुल निश्चित रूप से उपलब्ध है। तो उसमें सबसे पहले बाणभट्ट का जन्म 7वीं शताब्दी में माना जाता है और 7वीं शताब्दी का भी पूर्वार्ध माना जाता है। नोट कीजिएगा, बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है और ये वात्स्यायन वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता राजदेवी थी और इनके जो पितामह थे उनका नाम अर्थापति था। फिर कहा जाता है कि महाकवि बाणभट्ट के माता पिता अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार गए थे। 14 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का निधन हो गया था। इनका जो पैतृक ग्राम है, नोट कीजिएगा, वह प्रतिकूट शोण नदी के किनारे कहा जाता है। नोट कीजिएगा, बाणभट्ट का जो निवास स्थान है, पैतृक ग्राम है, वह शोण नदी के किनारे, कहां पर, प्रतिकूट नामक स्थान में माना जाता है। फिर बात करते हैं बाणभट्ट की रचनाओं की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाकवि जो बाणभट्ट है, इनका जो हर्षचरित है और कादंबरी है, इसके ऊपर मैं अलग से एक एक के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा दूसरी वीडियो में आपसे करूंगा। आज हम केवल सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो महाकवि जो दंडी हुए हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है, जिसमें हर्षचरित है, इनका आपके कादंबरी है और इनका चंडी शतक। ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट कर लीजिएगा, इनका जो हर्षचरित है वह आख्यायिका ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 8 उच्छ्वासों का उल्लेख किया गया है और
इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन के परिचय और उनकी वीरता के संबंध में वर्णन किया गया है। और बात करते हैं कादंबरी की, तो कादंबरी में चंद्रापीड़ और जो पुंडरीक है, उन दोनों के तीनों जन्मों की कथाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 भाग हैं, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। बात करें कादंबरी में रस परिपाक की, तो कादंबरी में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो राजा है तारापीड़ है, वो उज्जैनी के राजा है और उनकी पत्नी विलासवती होती है। उन्हीं के ही आगे जो चंद्रापीड़ है, संतान का वर्णन किया गया है। और उनके मंत्री शुकनास है, जिनके आगे पुंडरीक वैशंपायन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वहां पर इन दोनों के ही तीनों जन्मों की कथा का उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवर्धनाचार्यों ने महाकवि बाण भट्ट के संबंध में कहा है कि बाणी बाणो बभूव। ये बार बार पूछा जाता है कि बाणी बाणो बभूव ये किसने कहा है, किसके लिए कहा है? तो गोवर्धनाचार्य ने ये महाकवि बाण भट्ट के लिए कहा है। नोट कीजिए। इसके साथ गद्य साहित्य के कुछ अन्य भी विद्वान हुए हैं। मैं उनकी रचनाओं के बारे में आप लोगों के समक्ष यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। विश्वेश्वर पांडे की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में उनका जन्म माना जाता है। पूर्वार्ध में 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है उनका जन्म समय है। उनकी 9 कृतियां मानी जाती है, जिसमें से वैयाकरण सिद्धांत सुधानिधि, नोट कीजिएगा, वैयाकरण सिद्धांत सुधानिधि व्याकरण का ग्रंथ है। मंदार मंजरी है, श्रृंगार मंजरी है, अलंकार मुक्तावली है और उनका अलंकार प्रदीप इत्यादि जो है, इस प्रकार की ये 9 कृतियां जो है उनकी मानी गई है। नोट कीजिएगा। कई बार ये पूछा जाता है कि शिवराज विजय जो काव्य है वो किसने लिखा है? तो ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है। इसमें 12 निश्वासों का उल्लेख किया गया है। नोट कीजिएगा, ये प्राकृतिक काव्य है और इसमें 12 निश्वास है। ये ऐतिहासिक उपन्यास ग्रंथ है। पूछा जाता है कि किस विधा का ग्रंथ है, तो ये ऐतिहासिक उपन्यास ग्रंथ है। और बात करते हैं आगे पंडिता क्षमाराव की, तो इन्होंने कथा मुक्तावली लिखा है, जिसमें 15 छोटी छोटी कहानियां वर्णित है, गद्यों में लिखा गया है। और इनका है साथ में कथा पंचक। नोट कीजिएगा, पंडिता क्षमाराव का कथा मुक्तावली और कथा पंचक है। इसके साथ इनका ग्राम ज्योति भी ग्रंथ मिलता है। फिर बात करते हैं प्रबंध मंजरी कि प्रबंध मंजरी किसने लिखा है? तो प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। फिर बात करते हैं रामशरण त्रिपाठी की। रामशरण त्रिपाठी ने रचना अनुवाद रत्नाकर लिखा है और उनका है कौमुदी कथा कल्लोलिनी। एक बार फिर से, एक ग्रंथ है उनका रचना अनुवाद रत्नाकर, दूसरा है कौमुदी कथा कल्लोलिनी। ये रामशरण त्रिपाठी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो आज का विषय यहीं तक पर्यंत है। नमस्कार, धन्यवाद।